हमारा लास्ट डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा था, हमने स्टार्ट किया था। एंड उसमें अगर मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है। एंड इसके स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले एसेट अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, ये आपको सारे एसेट्स दिख रहे हैं। फिर लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज किया जाता है, ये आपको सारी लाइबिलिटीज दिख रही हैं। फिर एसेट्स को बेचा जाता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बाय बैंक या कैश एसेट अकाउंट। एंड फिर लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये इसके साइड रूल्स थे जो मैंने आपको बताए थे। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस लिक्विड एसेट है, इसके लिए उनको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। कैश या बैंक अकाउंट उसका एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है। अच्छा, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कोई एसेट बेचते हैं तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट में डेबिट करते हैं। पर अगर कोई पार्टनर कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट तो करेंगे ही, पर डेबिट करेंगे पार्टनर के एक तरीके से कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, दूसरा, अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए एग्री करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा ही। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो डेबिट वाला इफेक्ट होता है लाइबिलिटी को पे करने वाला, वो तो होगा ही, पर उसका दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ठीक है। अच्छा, लॉस की या प्रॉफिट की कोई भी एंट्री कभी भी नहीं होती है। तो लॉस या प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करोगे, भाई 10 लाख की मशीन, ठीक है, इतने में बिकी, 5 लाख में बिकी या 8 लाख में बिकी, तो 2 लाख का लॉस हो गया, उसका एंट्री हमें कभी भी नहीं करनी। ठीक है, हमें कितने पैसे मिले, हमने कितने पैसे पे किए, हमें सिर्फ उतना ही, उससे ही मतलब है। अच्छा, मेन अकाउंट्स जो है, मेन स्टेप्स तो ये 4 स्टेप्स हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में आपके टेक्स्ट बुक में जो रूल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मैंने उसकी इमेजेस जो है वो मैंने डाल दी। एंड यही इस चैप्टर के रूल्स वाले पेजेस हैं जो मैं हमेशा आपको लिखवाता हूँ, हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ रूल्स मैं हमेशा लिखवाऊंगा, वो इस चैप्टर में आपकी टेक्स्ट बुक वाले रूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरह से रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है। एंड मैं हमेशा यहाँ से लिखवाता हूँ ये चैप्टर के रूल्स। ठीक है, एडमिशन वगैरह में मैं खुद के रूल स्टेप्स, केस ए बी सी डी ई एफ, वो सब समझाता हूँ, पर इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से रूल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, जब बिजनेस बंद होता है। ठीक है, तो ये मेन अकाउंट्स बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर अकाउंट। ये जो 2 अकाउंट्स मैंने अभी जस्ट बोले, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ओके, मतलब अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम यूज करते हैं तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों बनेगा। एंड बैंक और कैश अकाउंट, मतलब ये 3 अकाउंट तो बनाने ही बनाने। मतलब आधे पेज का, मतलब पहले लेफ्ट पेज पे आपको क्या करना है, पूरे पेज का एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। फिर जो राइट पेज है उस पे आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आधे पेज का आपको बनाना है बैंक अकाउंट। एंड इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती, इस चैप्टर में बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। नॉर्मली बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, इस चैप्टर में बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आपको बताया, जो जस्ट मैंने अभी आज भी रिवाइज कराया, लास्ट में मैंने बताया था, वो ये वाले रूल्स हैं। एंड मैं ये चाहता हूं कि आप ये रूल्स अपने बुक में लिखो, ताकि आपको एक जगह पे सब मिले। हर बुक, हर चैप्टर का मैं यही बोलूंगा, अलग बुक बनाओ। एंड मतलब जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको ढूंढना नहीं पड़े, हर एक चैप्टर की एक अलग बुक होगी, तो अच्छी तरह से सब एक तरीके से एक जगह पे मिलेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे वही बताया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। सबसे पहले कैसे बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट मतलब 2 टाइप के फिक्टिटियस एसेट है, एक होता है एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये फिक्टिटियस एसेट है एंड ये हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। अच्छा, loan to partners and cash or bank account to the debit side of the account. Fictitious asset being losses are transferred to the debit side of capital account, ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अच्छा, लोन टू अ पार्टनर इज रिटेन्ड इन अ सेपरेट अकाउंट एंड रिसीव्ड बैक फ्रॉम हिम। अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है, हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, तो उसके लिए कभी कभी एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, कभी नहीं बनाया जाता है, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। वो जब हम करेंगे क्वेश्चंस तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन समझाने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बेसिक रूल्स समझा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। एंड हमेशा
मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि पूरे चैप्टर के रूल्स एक साथ बता दूं आपको, ऐसे कभी नहीं करता हूँ मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जितना आपको शुरू करने से पहले पता होना चाहिए वो मैं सिखाऊं। जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में मैंने केसेस आपको सिखाए थे, ठीक है, गुडविल की जर्नल एंट्रीज क्या इफेक्ट्स होते हैं वो मैंने सिखाए थे, ताकि आपको गुडविल का समझ में आए। वैसे इस चैप्टर के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। अच्छा, सबसे पहले लोग अपने फिक्टेड एसेट्स एंड वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एसेट्स को क्लोज करते हैं। दूसरा, ट्रांसफरिंग ऑल दी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर ने हमको लोन दिया है या पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो इंटरनल लाइबिलिटी है। रियलाइजेशन अकाउंट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई इंटरनल लाइबिलिटी है तो वो हम एक तरीके से उनके पर्सनल अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट बनता है अलग से उसमें ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, इसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड, मतलब जब हमने एसेट की वैल्यू को क्लोज किया तो हम रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड पे लिखते हैं, एंड जब बेचते हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, वो मैंने जस्ट अभी आपको अकाउंट दिखाया। लायबिलिटी को क्लोज करते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, एंड फिर जब पे करते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आगे बताऊंगा, चलो ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी उसका बताने का मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट रियलाइज्ड, ये मैंने पॉइंट बताई, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड एसेट्स टेकन बाय पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। मतलब सपोज करो अगर आपके ऑफिस पे कोई कंप्यूटर पड़ा था, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट में बताता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। सपोज करो आपके ऑफिस पे एक कंप्यूटर पड़ा था, अब हमारा बिजनेस बंद हो गया, तो अब वो कंप्यूटर हमने रिकॉर्ड नहीं किया था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पर जब हमने बिजनेस बंद किया एंड सारे एसेट्स को बेचा तो वो कंप्यूटर 2,000 रुपए में बिका, ठीक है। मतलब ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसके हमको पैसे मिले बेचने पे, तो इसकी जो ओपनिंग वाली एंट्री है जो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू को क्लोज करते हैं वो नहीं होगा, जो यहाँ पे जैसे एसेट्स के सारे एसेट्स को पहले डेबिट करते हैं वो नहीं होगा, पर जो इसके पैसे मिलेंगे, मतलब ये बाय बैंक एंड कैश वाला जो एसेट्स रियलाइज्ड वाला इफेक्ट है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट वाला इफेक्ट है वो होगा, ठीक है, वो इसमें होगा। मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी, सपोज करो आपका कोई क्रेडिटर था, उसको सपोज करो आपको 2,000 रुपए देने बाकी थे। अच्छा, मतलब आपकी, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ भाई, आपकी जो ऑफिस थी उसके पास में ही सपोज करो कोई नाश्ते वाला था, ठीक है, उससे आप नाश्ता वास्ता मंगाते थे अपनी दुकान पे, कोई कस्टमर आया, कोई मिलने आया, या ऑब्वियसली रोज का नाश्ता पानी का खर्चा, तो उसके सपोज करो 2,500 रुपए आपके देने बाकी, एंड वो 2,500 रुपए आपने अकाउंट्स पे रिकॉर्ड भी नहीं किए। अब जब आप उसको पता चला कि भाई इनकी तो ऑफिस बंद हो रही है, इनका बिजनेस बंद हो रहा है, तो वो आपके पास आ गया कि भाई जाने से पहले मेरा हिसाब क्लियर करके जाओ, ठीक है, मेरे को एक तरीके से जो पेमेंट है वो करके जाओ। तो अब हम ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करेंगे, ठीक है। तो जो अब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे होगी, ऑब्वियसली उसका जो स्टार्टिंग वाला इफेक्ट है, क्रेडिट वाला इफेक्ट है, वो नहीं होगा, ठीक है, पर उसका जो ये डेबिट वाला इफेक्ट है वो होगा। मतलब ये जो यहाँ पे टू बैंक या कैश, मतलब जो पे करने वाली एंट्री है वो होगी उसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज, अब ये एंट्रीज दी हुई है, मतलब जो मैंने जस्ट ऊपर 4 स्टेप्स लिखा, ठीक है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, जो मैं बताऊं सेम वही है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, सारे एसेट्स क्रेडिट होते हैं, क्लोज किए जाते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी एसेट के सामने कोई रिजर्व है, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है ना वो एसेट के सामने होता है, इन्वेस्टमेंट के सामने होता है, एंड ये ही एक ऐसा रिजर्व है जो कि किसी एसेट के सामने हम बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू के सामने ये रिजर्व बनता है, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पर इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इस चैप्टर में इस चैप्टर में उस रिजर्व को हम एक तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं तो उसकी नीचे यहाँ पे एंट्री आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिख रही होगी, पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में 8.5 है, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी एंट्री आपकी स्क्रीन पे भी, आपकी टेक्स्ट बुक भी लेके बैठे हो तो वहां पे देखो।
तो यहाँ पे इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लोज किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि नॉर्मली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, इस चैप्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं दी हुई है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर अगर इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं तो वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है। ठीक है, सेम गोज विद डेटर्स। ठीक है, डेटर्स के सामने हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या मैं बोलूं तो बैड डेट रिजर्व बनाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, बैड डेट रिजर्व जो है वो डेटर्स में से माइनस किया जाता है, पर इस चैप्टर में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले डेटर्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे, मतलब क्लोजिंग एंट्री करोगे, एंड फिर उसका कोई अगर बैड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ठीक है, ये है। अच्छा, दूसरा जो फिक्टिशियस एसेट है, मतलब एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उनको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। अच्छा, दूसरा इस चैप्टर का एक बेसिक फंडामेंटल ये है कि बिजनेस बंद हो रहा है, ये बेसिक मीनिंग है इस चैप्टर का। अच्छा, अब हम जब बिजनेस बंद करते हैं तो पार्टनर्स के भी जितने भी पैसे होते हैं वो भी हम पे करते हैं, जितना उनका बनता है या जितना हम बिजनेस में बचा है वो उनको मिल जाता है। तो इस चैप्टर में क्या होता है, सपोज करो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं, मतलब करंट अकाउंट भी बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो एडमिशन वाले चैप्टर में एक सम मैंने आपको बताया था जिसमें कन्वर्जन करते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली करंट अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, पर जब कन्वर्जन वाला सम आता है तब हम करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं पीएनएल पार्टनर्स, सॉरी पीएनएल में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस चैप्टर में वो करना कंपलसरी है, मतलब इस चैप्टर में अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हो, मतलब करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो इस चैप्टर में आपको जबरदस्ती पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वही इसकी एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिलहाल मेरे को एंट्रीज से उतना मतलब नहीं है, मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ये जनरल एंट्रीज रट्टा मारो, क्योंकि मैं पहले लॉन्ग सम्स आपको कराऊंगा एंड एक बार मैं उल्टा कराऊंगा। आपकी टेक्स्ट बुक में पहले शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं फिर लॉन्ग सम्स दिए हुए हैं, एंड मैं उल्टा कराता हूँ इस चैप्टर में, मैं पहले लॉन्ग सम्स कराता हूँ फिर शॉर्ट सम्स कराता हूँ, क्योंकि एक बार आपको लॉन्ग सम्स आ गए, एक बार आपके दिमाग में रियलाइजेशन अकाउंट बैठ गया, फिर ये जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएंगी, फिर एकदम पानी कम चाय हो जाएंगी जर्नल एंट्रीज, फिर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी ये इसकी एंट्री है, मतलब पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, या अगर एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, मतलब करंट अकाउंट को क्लोज करना ही है हर बार, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ हो। फिर एक न्यू टॉपिक है, ये सब जो टॉपिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ ना ये सब आते हैं चैप्टर में, तो मैं इसीलिए पहले आपको बता रहा हूँ ताकि जब मैं सम्स कराऊं ताकि तब आपको ये टॉपिक समझे हुए हो, इनमें क्या एंट्रीज करते हैं वो पता हो। ठीक है, अच्छा, लोन टू अ पार्टनर एंड लोन बाय अ पार्टनर, ठीक है, दोनों में फर्क है। वैसे तो आपको बैलेंस शीट दी हुई होती है, अगर लोन ऑफ पार्टनर सपोज करो क्वेश्चन में एसेट साइड पे दिया हुआ है, मतलब आपने लोन दिया है, अगर लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है आपको पार्टनर का लोन, मतलब लोन आपको मिला है, पर कभी कभी पैराग्राफ फॉर्म में देते हैं, तो पैराग्राफ फॉर्म में जब क्वेश्चन देते हैं तो हमें देखना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है, लोन टू अ पार्टनर लिखा हुआ है या लोन ऑफ अ पार्टनर लिखा हुआ है या लोन बाय अ पार्टनर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ सबसे कंफ्यूजिंग है, लोन ऑफ अ पार्टनर, मतलब इसमें आप नहीं पहचान पाओगे कि लोन दिया के आपको मिला लोन, ये शब्द यूज नहीं करते हैं, ऑफ शब्द यूज नहीं करते हैं। बाय या टू, बाय लिखा हुआ हो मतलब हमको मिला, टू लिखा हुआ हो मतलब हमने दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में लोन टू अ पार्टनर के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो लिखे हुए। पार्टनर को अगर हमने लोन दिया है, याद रखना, पार्टनर को हमने अगर लोन दिया है तो ये एक इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, जैसे पार्टनर्स मिलके कैपिटल देते हैं तो कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है, वैसे ही अगर बिजनेस में से पार्टनर ने लोन दिया है तो वो भी एक इंटरनल लायबिलिटी है। और इंटरनल लायबिलिटीज को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लायबिलिटीज वगैरह आती, तो इंटरनल लायबिलिटीज जो है ना वो डायरेक्टली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। मतलब ये जो हमने पार्टनर को लोन दिया आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा एसेट साइड पे, ये आप
क्या करोगे, ये आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाओगे एंड डेबिट साइड पे लिख दोगे। अच्छा, दूसरा, जो लोन टू अ पार्टनर अकाउंट हमको बनाना है, लोन टू अ पार्टनर अकाउंट में हम जाएंगे एंड वहां पे ये क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, एंड जो लोन टू अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, लोन टू अ पार्टनर का अकाउंट कभी कभी बनता है, उसमें ये जाके क्रेडिट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लाइबिलिटीज को क्लोज करने वाली एंट्री दी हुई है, ये मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज टू द आउटसाइडर्स मीन लाइबिलिटीज विच द फर्म हैज टू पे द आउटसाइडर्स, मतलब एक्सटर्नल पार्टीज को जो लाइबिलिटीज पे करते हैं वही रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, लोन ऑफ पार्टनर स्पाउस, मतलब अगर पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है तो वो भी हमारे लिए थर्ड पार्टी है। ये आपने 11th में सीखा होगा कि भाई ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर की वाइफ तो थर्ड पार्टी है। ठीक है, ओनर का बेटा, ओनर की वाइफ, वो ओनर के रिलेशंस वो थर्ड पार्टी हो जाते हैं। हाँ, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान से समझना। सबसे पहले, लाइबिलिटीज टू द थर्ड पार्टी डू नॉट इंक्लूड अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब आपको जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मतलब क्रेडिट बैलेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये लाइबिलिटीज नहीं है। लाइबिलिटी साइड पे दिए हुए होते हैं पर ये लाइबिलिटीज नहीं है, ये अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम जैसे एडमिशन चैप्टर में करते थे, रिटायरमेंट में करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। हम उन रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड पे। अच्छा, दूसरा, लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, लोन अगर पार्टनर ने दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी ट्रांसफर नहीं करना है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, वहां पे हम उसकी एंट्रीज वगैरह करते हैं। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं आता है लोन बाय अ पार्टनर अकाउंट या लोन टू अ पार्टनर अकाउंट? क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी। अच्छा, इसके बाद लाइबिलिटीज ड्यू टू पार्टनर्स, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, मतलब जो कैपिटल का बैलेंस है पार्टनर्स का एंड जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि वो भी इंटरनल लाइबिलिटी। इसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के आपको सारे के सारे केसेस दिए हुए हैं। अब ये केसेस मैं 4th चैप्टर में समझा चुका हूँ, इसकी मैंने इमेज डाल दी है ताकि आप पॉज करके अगर आपको देखना है तो आप देख लो, लिखना है तो लिख लो। पर 4th चैप्टर में ये मैं सारे के सारे केसेस समझा चुका हूँ, मेरे को ये वापस से नहीं समझाने। ऑब्वियसली आपको समझने हैं, आपको डाउट है वापस से समझने हैं, मुझे कांटेक्ट करो, दीपक सर को कांटेक्ट करो, हम जितना हो पाए जल्दी आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, पर ये मैं समझा चुका हूँ, मैं वापस से इसमें टाइम वेस्ट करूँ उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये है इमेज, पॉज करके आप लिख सकते हो, एंड ऑब्वियसली आपकी टेक्स्ट बुक में है ही। टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ पे पॉज करो, टेक्स्ट बुक है तो ऑब्वियसली पेज नंबर 8.6, वो आप पेज नंबर देख सकते हो, हर एक पेज नंबर, हर एक इमेज में पेज नंबर है ही। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, पेज नंबर 8.8 पे है। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ी होगी, Ctrl+Z, थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ, चलो ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको समझा रहा था कि कोई हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो या कोई हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर वाला एग्जांपल मैंने दिया था, एंड जो चाय नाश्ते की वे दुकान थी 2500 रुपए वाला, वो मैंने एग्जांपल दिया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही, वो मैं एक तरीके से वापस से रिपीट नहीं करूंगा, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं रूल्स। सबसे पहले, व्हेन अमाउंट इज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट इट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पैसे आएंगे तो कैश में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा। क्लोजिंग एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी एसेट की क्लोजिंग एंट्री? क्योंकि अनरिकॉर्डेड था। अच्छा, दूसरा, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे डेबिट होगा। ठीक है, पार्टनर अगर कुछ भी लेके जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट ही करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट लेके गया, वो अनरिकॉर्डेड एसेट लेके गया, स्टॉक लेके गया, कुछ भी लेके गया, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट ही होगा। एंड दूसरा, उसका जो इफेक्ट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा, क्रेडिट साइड पे। अच्छा, इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड, अगर हमने कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे की है तो पैसा जाएगा, एंड ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट करेंगे, एंड कैश अकाउंट में हम लोग एक तरीके से क्रेडिट कर देंगे।
हाँ, उसके बाद मैंने पार्टनर पेज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर सपोज करो भाई ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई साइड में नाश्ते की दुकान थी, उसके 2500 रुपए देने बाकी थे, तो वो हमने उसको पता चला कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो वो आ गया हम 2500 रुपए मांगने के, भाई बिजनेस बंद कर रहे हो, मेरे को पैसे, मेरा हिसाब करके जाओ। तो अब एक पार्टनर था, ए पार्टनर, उसने बोला चल ठीक है 2500 रुपए मैं तेरे को दे देता हूँ, तू अभी जा यहाँ से, ठीक है। तो ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो कि पार्टनर ने पे की। लाइबिलिटी किसकी थी? बिजनेस की, ठीक है। लाइबिलिटी किसकी थी? बिजनेस की, तो बिजनेस को ही पे करना चाहिए, ठीक है। पर अब अगर ये पार्टनर ने पे किए हैं पैसे, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये एक तरीके से उसको वापस से पे कर दें, ठीक है। तो हम इसके इफेक्ट्स क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा, ओके। दूसरा, मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर कोई रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, एंड फिर पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं, नॉर्मली ये होता है। अच्छा, जब कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है तो क्लोजिंग वाली एंट्री नहीं होगी, पेमेंट वाली एंट्री होगी, तो यहाँ पे वही हो रहा है। पर नॉर्मली पेमेंट वाली एंट्री का दूसरा इफेक्ट कैश एंड बैंक में होता है, क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लास्ट वाली पॉइंट, एंट्री इज नॉट पास्ड व्हेन एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज गिवन अगेंस्ट एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मतलब सपोज करो हमारा कोई क्रेडिटर था, उसके 10,000 रुपए देने बाकी थे, ठीक है। और सपोज करो हम रॉ मटेरियल बेचते हैं, तो हमारा गोडाउन में 10,000 रुपए के आसपास का अनरिकॉर्डेड रॉ मटेरियल पड़ा था। अब वो भाई आया, उसने बोला मेरे 10,000 रुपए देने बाकी हैं। अब वो अनरिकॉर्डेड है, हमने अकाउंट्स में उसकी कोई एंट्री नहीं की। हमने बोला ठीक है, हमारे गोडाउन पे 10,000 रुपए का माल पड़ा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए, तेरे को वो चाहिए तो वो तू लेके जा सकता है। तो उसने बोला ठीक है, ये 10,000 रुपए मेरे को नहीं दो, ये 10,000 रुपए के गुड्स मैं लेके जाता हूँ, और वो गुड्स भी अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को एक अनरिकॉर्डेड एसेट देके हमने सेटल कर दिया, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट भी किया, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट भी करके आया, ठीक है, एंट्री करके आया मैं, तो मार्क्स कटेंगे, मतलब ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, मिलेंगे तो नहीं, ऊपर से कट जाएंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड एसेट से पे करते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे नीचे उसकी एंट्रीज हैं, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, मतलब जब एसेट्स को कैश पे बेचा जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जब एसेट पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, मतलब पूरी समरी दी हुई है। एंड ये सारे टाइप के ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान से समझो। तो व्हेन एन एसेट इज टेकन बाय अ पार्टनर, कैपिटल उसके अकाउंट में डेबिट होगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। अच्छा, व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर्स टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, नो एंट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने सपोज करो 10,000 का फर्नीचर दे दिया किसी क्रेडिटर को जिसको हमको 10,000 पे करने थे, एंड ये अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिकॉर्डेड एसेट एंड रिकॉर्डेड हमारा एक तरीके से लायबिलिटी थी, जिसको हमने, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बार्टर ट्रांजैक्शन से पे किया है, ठीक है। मतलब 10,000 का फर्नीचर इक्वल्स टू 10,000 का क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसका कोई मतलब जो पेमेंट वाली या पेमेंट रिसीव वाली एंट्री इसमें नहीं होगी, अकाउंट क्लोज करने वाली एंट्री होगी पर सेकेंड एंट्री नहीं होगी। अच्छा, दूसरा लायबिलिटीज का, अगर हम लायबिलिटी पे करते हैं तो पैसा जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर अगर डिसाइड करता है कि वो लायबिलिटी पे करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फिर ये जो बॉक्स लिखा हुआ है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको अपनी टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट टिक कर दो, एंड अपनी नोटबुक में ये वाला रूल तो लिखना ही लिखना। If the question is silent about the realization of tangible assets like furniture, vehicle, debtors, it is assumed that such assets have not realized any value. क्वेश्चन में सपोज करो लिखा हुआ है फर्नीचर है 50,000 का, फिर ये फर्नीचर कितने में बिका वो क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि फर्नीचर नहीं बिका, फर्नीचर 0 रुपीज का ही होगा, ठीक है, मतलब बेचने वाली एंट्री नहीं होगी। भाई एक्टिवा पड़ी थी,
60,000 रुपए की एक्टिवा थी पर वो नहीं बिकी, ठीक है, उसकी क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि कितने में बिकी तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि नहीं बिकी। सेम गोज विद डेटर्स। डेटर्स मतलब हमारे 50,000 रुपए लेने बाकी थे पर क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि डेटर्स ने हमको कितनी पेमेंट की, तो हम अज्यूम करेंगे कि डेटर्स ने सॉरी हम अज्यूम करेंगे कि डेटर्स ने कुछ भी नहीं दिया हमको। अच्छा, लाइबिलिटीज का ऐसा नहीं होता है। मतलब सपोज करो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स जो हैं उनको हमको 75,000 रुपीज सपोज करो पे करने हैं, और क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ है कि हमने क्रेडिटर्स को कितने पैसे पे किए, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि क्रेडिटर्स को 75,000 रुपीज पे करने थे और हमने 75,000 रुपीज ही पे किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक करो। ये आपकी सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से। एनसीईआरटी के कुछ रूल्स इस मामले में अलग होते हैं, पर मेरा बताने का कोई मतलब नहीं है, आपका समझने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप सीबीएसई का समझो सिर्फ। अच्छा, दूसरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके जितने भी पॉसिबल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जितने भी इसके पॉसिबल केसेस हैं वो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? जब हम एसेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज को पे करते हैं, ठीक है, तो मतलब बिजनेस को बंद करते हैं जब, तो होता क्या है, इसमें कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, हमको किसी को हायर करना पड़ता है या कभी कभी कोई पार्टनर ही ये काम कर देता है, ठीक है। तो होता ये है कि हमको किसी को हायर करना पड़ता है या कोई पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है कि वो ये सब लीगल काम संभाले। उसके बदले में ऑब्वियसली हमको उनको कुछ पैसे देने देने पड़ते हैं। अब लीगली ये जो काम करता है बिजनेस को बंद करने का वगैरह वगैरह, एसेट्स को बेचने का, लाइबिलिटीज को पे करने का, उसे लिक्विडेटर बोलते हैं। ये बहुत बार पूछते हैं एमसीक्यूज में कि जो पर्सन लाइबिलिटीज बेचने का एंड एसेट्स को बेचने का एंड लाइबिलिटीज को पे करने का काम करता है बिजनेस बंद होने पे, उसे क्या बोलते हैं? उसे लिक्विडेटर बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विडेटर ऑब्वियसली जो भी है वो उसको कुछ फीस उसकी होगी या उसका कुछ परसेंटेज होगा, ब्रोकरेज वगैरह होगी, वो उसको पे करनी पड़ेगी, एंड वो एज अ बिजनेस हमारे लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। अच्छा, अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होंगे, कोई भी केस हो, ठीक है, कोई भी केस हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होंगे, क्योंकि ये हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा ही। दूसरा, इसका जो इफेक्ट है उसमें बहुत सारे केसेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले पार्टनर से रिलेटेड है, ध्यान दो। सबसे इजी इसका केस ए क्या होता है कि आपके 5,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, आपने पे कर दिए, सिंपल भाई, वी पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज, खत्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा एंड कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, बस खत्म हो गया, इसके इफेक्ट्स यही थे। अब केसेस कहाँ पे बनते हैं? केसेस तब बनते हैं जब किसी पार्टनर को हमने पैसे दिए, किसी पार्टनर ने हमको बोला कि भाई देखो, रियलाइजेशन का कामकाज मैं संभाल लेता हूँ, उसके बदले में मेरे को 10,000 रुपए दे दो और सारा कामकाज मैं संभाल लूंगा, ठीक है, बाकी जितना भी खर्चा होगा वो मैं पे कर दूंगा एंड जो बच गया वो मेरी फीस। तो हमने बोला ठीक है, तेरे को 10,000 रुपए हम दे देते हैं, फिर ज्यादा होगा तो भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम खर्चा होगा तो भी तेरा फायदा। तो उसने बोला ठीक है, एंड उसमें से केसेस बनते हैं, उसमें से 2-3 केसेस बनते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पार्टनर इज पेड सैलरी या रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। मतलब पार्टनर को तो हमने पैसे दिए पर एंड में पार्टनर ने पैसे पे ही नहीं किए, खर्च किया ही नहीं, और फिर आखिर में हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़े। अच्छा, सेकंड पॉइंट, पार्टनर को हमने सैलरी दी एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पे भी, इस केस में भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो हमने पे किए या आधा आधा पे किया, पार्टनर ने भी कुछ अमाउंट पे की, या पार्टनर पेड फिक्स्ड अमाउंट इंक्लूडिंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब एक पार्टनर को हमने फिक्स अमाउंट दी एंड फिर उसमें भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कुछ पार्ट हुआ, ठीक है। मतलब ये 3 केसेस है मेन, इसको और डिटेल में नीचे समझाया हुआ है, ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले, अ पार्टनर इज पेड सैलरी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म, फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझना। मतलब यहाँ पे हमने पार्टनर को डिसोल्यूशन के सारे खर्चे करने के लिए उससे सैलरी दी, ठीक है, एंड इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी, एंड एट द एंड, ठीक है, हमने मतलब एज अ बिजनेस ही पे किए।
तो सबसे पहले तो जब हम पार्टनर को पैसे देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। हर केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा खर्चा है, तो हम अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस में तो डेबिट करेंगे ही। अब हमने पार्टनर को 10,000 रुपए दिए, तो एक तरीके से उसके अकाउंट में हम पैसे क्रेडिट कर देंगे कि ये 10,000 रुपए तेरे अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए। उसकी जर्नल एंट्री आपको नीचे बताई हुई है। इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 8.13 आप देख सकते हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट हमने पार्टनर को पे की, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट क्योंकि हमारा खर्चा है, एंड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट, पैसे हमने उसको दे दिए। अच्छा, अब जब खर्चा पे करने की बात आई तो पार्टनर ने बोला कि नहीं, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, आई एम वेरी सॉरी। तो अब पैसे उसको देने चाहिए थे, उसने नहीं दिए, तो हम उसके अकाउंट में से पैसे काटेंगे। मतलब उसके अकाउंट में से पहले पैसा जब हम उसको हमने दिया था तो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया था, एंड जब हमने पैसा पे किया, पैसा उसको पे करना चाहिए था पर हमने पे किया, तो उसके अकाउंट में से पैसा डेबिट करेंगे एंड कैश एंड बैंक में एक तरीके से क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस पे करने चाहिए थे पार्टनर को, हमने पे किए, तो ऑब्वियसली हम उसके अकाउंट में से पैसे जो हैं वो कट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद और भी इसमें टाइप्स होते हैं। एक टाइप मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, ये सारे टाइप्स में समझा देता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट में डाउट्स होता है स्टूडेंट्स को। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने पार्टनर को 10,000 रुपए पे किए कि भाई वो सब काम संभाल ले, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ है कि पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा किया कि नहीं किया। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो कि पार्टनर ने फिर एक्चुअल में रियलाइजेशन का खर्चा किया या नहीं किया, तो हम अज्यूम करेंगे कि उसने सब कुछ संभाल लिया है, मतलब उसने रियलाइजेशन का खर्चा वगैरह सब कुछ उसने संभाल लिया, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको समरी पूरी दी हुई है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हमने पे किए एक्सपेंसेस तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, कैश एंड बैंक में क्रेडिट, सिंपल बेसिक एंट्री। सेकंड टाइप, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक तरीके से पार्टनर ने पे किए हैं, ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे डेबिट कर देंगे हम लोग, अगर पार्टनर ने पे कर दिए हैं तो। अच्छा, थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, मतलब पे भी इसी पार्टनर को करने थे, मतलब हमने उसे रिम्यूनरेशन दे दी, हमने 10,000 रुपए दे दिए उसको और उसने एक तरीके से पे भी कर दिए, तो फिर कोई एंट्री नहीं होगी, जो जस्ट मैंने आपको समझाया। अच्छा, इसके बाद फोर्थ टाइप, when any partner agrees to carry out dissolution and an agreed remuneration included realization expenses, तो उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे। एंड इसके बाद अगर उसने पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किया तो फिर उसके अकाउंट में से पैसा कटेगा एंड कैश एंड बैंक में ये पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे केसेस हैं जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। मैं स्क्रॉल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं जब समझा रहा था तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर ही रहा था। ठीक है, तो आई होप आपने पेज नंबर्स देख लिए हो, या नहीं देखे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना शुरू करो। ठीक है, ये आपका 8th चैप्टर है, रूल्स हैं। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं, पर इसके बाद मैं सम स्टार्ट करूंगा एंड जब मेरे को लगेगा कि रूल्स समझाने, तब मैं बीच बीच में रूल्स भी समझाता रहूंगा। ठीक है, आपको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। फिलहाल ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।